जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मुझे विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को जारी किए हुए होंगे। तो मैंने फिजिक्स का 3 वीडियो बना दिया है और ये हमारा क्या होने वाला है, चौथा वीडियो होने वाला है। और मैंने तीसरे वीडियो में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था और आपने किया भी होगा, तो हम उसका सॉल्यूशन भी दे देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आवेशन की 3 विधियां कौन कौन सी है। तो आवेशन की 3 विधियां हैं: प्रेरण द्वारा आवेशन, चालन एवं संवहन द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। ये हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी आवेशित वस्तु को चालक के समीप लाने पर चालक में विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, मतलब उत्पन्न आवेश किसके द्वारा होता है, मतलब कैसे विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, वह किस घटना के कारण होता है, तो प्रेरण द्वारा आवेशन के कारण हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन, क्या चालन द्वारा आवेशन चालक में होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या क्या होता है, तो इसमें विद्युत रोधी पदार्थ को रगड़ा जाता है जिससे वस्तु क्या होती है, आवेशित हो जाती है। और आवेश के मूल गुण क्या क्या है, तो आवेश के मूल गुण 3 है। एक है आवेश की योज्यता, आवेश का संरक्षण और आवेश का क्वांटमीकरण। ये आवेश के मूल गुण हो गए। इसका भी आंसर मैंने लिखा ही है, कहाँ गया, हाँ। आवेश के 3 मूल गुण है, आवेश की योज्यता, आवेश का संरक्षण और आवेश का क्वांटमीकरण। और छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु के विभिन्न हिस्सों में +2 कूलम आवेश, +6 कूलम आवेश, -7 कूलम आवेश, +3 कूलम आवेश, -9 कूलम आवेश है, तो वस्तु पर नेट आवेश तथा उसकी प्रकृति क्या होगी। तो नेट आवेश मतलब इन सभी का बीजगणितीय योग, और इन सभी का बीजगणितीय योग करने पर क्या आया है, देखो इस सब का बीजगणितीय योग करने पर ये जो होता है धनात्मक वाला कितना है 11 कूलम और ऋणात्मक वाला कितना है -16 कूलम, तो ये होगा -5 कूलम। तो नेट आवेश कितना हुआ हमारा 5, लेकिन चिन्ह कौन है, ऋणात्मक, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और क्या आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो किसी भी संरक्षण का अगर सिद्धांत पूछे तो एक ही पाए, न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट, ये हो जाता है। देखिए इसका 2 आंसर है। किसी विलगित निकाय में आवेश नियत होता है, ये एकदम सटीक है और 1 लाइनर है। और फिर दूसरा है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। ये हो गया आवेश संरक्षण का नियम। और जो 8वां नंबर क्वेश्चन की आवेश का क्वांटमीकरण का क्या अर्थ है, तो आवेश के क्वांटमीकरण का अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु पर आवेश Q जो होता है वो मूल आवेश का पूर्णांकी गुणज होता है, यानी कि Q बराबर ±NE, जहां N बराबर पूर्णांक। ये हुआ। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन है कि आवेश के क्वांटमीकरण की क्या शर्तें हैं, कहाँ गया जी, देखो वो आवेश के क्वांटमीकरण की शर्तें क्या क्या है, तो इसका एक ही शर्त है कि 2 है, ये है आवेश भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में, यानी कि क्या 4/5, 2/3, कुछ भी, मतलब भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, और दशमलव के रूप में भी नहीं होना चाहिए कुछ भी। और दूसरा नंबर क्या है कि आवेश दशमलव में नहीं होना चाहिए। पहला चीज भिन्न में नहीं होना चाहिए, दूसरा चीज दशमलव में नहीं होना चाहिए। ये हो गया। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको क्या आवेश के क्वांटमीकरण से ज्ञात करेंगे, इसके खूब बढ़िया से सॉल्यूशन करेंगे। तो दिया हुआ है आवेश बराबर 1 कूलम और मूल आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और फिर ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आवेश का क्वांटमीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर NE, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, N ज्ञात करना है। तो ये N इधर ही रहेगा और E को इधर कर देंगे तो ये बटा में हो जाएगा, तो Q बराबर मतलब N बराबर Q/NE हो गया। फिर क्या, कूलम कितना है 1 कूलम, आवेश कितना है 1 कूलम, तो यहाँ लिखेंगे 1 कूलम। और इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 × 10⁻19, तो ये 1/6 × 10⁻19 कूलम हो गया। तो फिर जब
ऊपर है और 1.6 ऐसे हुआ, 10 के पावर -19 हुआ। जब ये दशमलव हटाया जाता है तो जितना दशमलव के बाद अंक रहेगा उतना ही जीरो ऊपर बैठ जाता है। उसी प्रकार से ये 10 बटा हो गया है। और जब ये 10 बटा ये 16 हो गया तो ये 5 गुना 2 ऐसे कटे 5 बटा 8 हो जाएगा। और जब इसको काटेंगे मतलब इसे दशमलव रूप में जब लाएंगे तो 0.625 गुनी 10 के पावर 19। लेकिन जब दशमलव इधर आता है तो इधर का पावर घटता है। तो दशमलव आया इधर, मतलब एक अंक इधर लाना है, इधर एक अंक लाना है, तो इसका मतलब इधर एक पावर घटेगा। तो इस प्रकार 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए जी, अब पढ़ने वाले हैं कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम यानी कूलॉम का नियम जो होता है स्थिर वैद्युत आवेश के लिए लागू होता है। और यह चैप्टर 1 का मेन फॉर्मूला है और एक गाउस का प्रमेय भी है। तो कूलॉम, सबसे पहले कूलॉम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कूलॉम कौन थे? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलॉम था। कूलॉम का नाम था। साइंस में ऐसा ही होता है, जब कोई चीज कोई खोज लेता है तो उसी के नाम से जिस चीज को खोजा रहता है नाम पड़ जाता है। आप लोग का भी कुछ नाम होगा, अगर आप भी कुछ खोजिएगा तो आपके नाम से ही वो चीज हो जाएगा। तो वही थे कूलॉम का नियम। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1736 में हुआ था, निधन 1806 में हुआ था। और ये सैनिक इंजीनियर थे, यानी सैन्य इंजीनियर थे फ्रांस के पेरिस में। और इन्होंने कूलॉम का नियम एंटन तुला और इसमें आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात किए थे ये कूलॉम। तो उनका नियम क्या है? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने 1785 में स्थिर बिंदु आवेश, ये हुआ पॉइंट, के बीच लगने वाले बल के एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। ये कूलॉम का नियम कब लागू होता है? जब आवेश स्थिर हो, रुका हुआ हो और वो भी बिंदु आवेश, तो उसमें कूलॉम का नियम लागू होता है। और इस वर्ष ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि कूलॉम का नियम लागू होता है तो सिर्फ स्थिर के लिए, विस्तृत आवेश के लिए, दोनों के लिए? तो उसका आंसर क्या था? ये था। फिर उनका नियम तो हो गया, लेकिन वो नियम क्या था? तो कूलॉम के नियमानुसार अगर एक आवेश ऐसे ले लिए और एक दूसरा आवेश ले लिए, अब जब दो आवेश है ऐसे रुका हुआ है तो इसके बीच की कुछ दूरी तो होगी, तो इसके दूरी को मान लिए r। ये हो गया। यह आवेश है तो इसको q1 मान लेते हैं, इसको q2 मान लेते हैं और इनके बीच की दूरी क्या हो गई? r हो गई। तो इनके बीच जो लगने वाले बल के जो नियम था उसी को कूलॉम का नियम। और उस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु, ये दो हो गया, यानी कि दो स्थिर बिंदु के आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, मतलब ये जो दो आवेश है इनके बीच तो कोई इतना कोई बल लगेगा ना, या तो अगर ये सेम आवेश होगा तो प्रतिकर्षण लगेगा, विपरीत आवेश होगा तो आकर्षण लगेगा। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेश के गुणनफल, यानी इन दोनों आवेश का गुना के समानुपाती होता है। और इनके बीच की जो दूरी r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलॉम का नियम यही कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण में दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा पॉइंट में कहता है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जब पहला यह क्या कहता है कि दोनों आवेश है, दो आवेश हो गया और इनके गुणनफल के समानुपाती, यानी बल को अगर हम F माने और इसका गुणनफल तो इसके समानुपाती हुआ, तो इसको समीकरण 1 मान लिए हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/r², व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है। तो इन दोनों को एक समीकरण मान लिए और इन दोनों समीकरण को एक साथ रखते हैं। अब ये समीकरण 1 और 2, F समानुपाती q1 q2 इंटू 1/r², फिर ऐसे गुना हो जाएगा। और जब इस चिन्ह को हटाते हैं, समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो इसके बदले कोई ना कोई नियतांक आता है। तो इसी में अगर हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो ये बराबर के रूप में हो जाएगा, लेकिन नियतांक के बदले k आ जाएगा। तो F बराबर k q1 q2 बटा r²।
जहाँ के समानुपातिक नियतांक है जिसे स्थिर वैद्युत बल नियतांक भी कहते हैं। अब के का मान SI प्रति में इतना लिख सकते हैं और 9 × 10⁻9 मात्रक होता है। के का मतलब मान होता है। जब नंबरिकल जब सॉल्व किया जाता है ना तो इसी मान को रखते हैं। के का मान क्या होगा? के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तब कूलॉम के नियम को किस प्रकार लिखा जाता है? तो इस के का मान यही ना है, तो इसी मान को इसमें बैठा देंगे, हो गया और ये हो गया। और इसमें जो ये चिन्ह आया एप्सिलॉन, ये क्या है? निर्वात की परावैद्युतता है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r²। यदि आवेश निर्वात में हो तो इसके बीच लगने वाला बल का सूत्र, जब वस्तु क्या हो, आवेश जो है निर्वात में, निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी नहीं होता है, हवा भी नहीं होता है, वैसे जगह को निर्वात कहते हैं। और वहां पर जब आवेश होगा तो उनके बीच जो बल लगेगा उसका फॉर्मूला यही होगा। और आवेश निर्वात में है और उसका मात्रक प्रति CGS है, सेंटीग्राम सेकेंड, और के बराबर है 1। तो भाई F बराबर के और Q1 Q2 बटा r² है। लेकिन जब ये निर्वात में है तो निर्वात में इसका मान हो गया 1। जब ये इसका मान 1 हो गया तो इतना नहीं बच गया, तो हो जाएगा F बराबर Q1 Q2 बटा r²। जब निर्वात में होगा तब पूछा जाएगा तब। अब स्थिर वैद्युत के का मात्रक क्या होगा? जब ये F हो गया, के हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया बटा r² हो गया। लेकिन इसका अब हमको मात्रक निकालना है, तो देखिएगा इसी फॉर्मूला से ही इसका मान निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है। फॉर्मूला क्या कर रहा है हमारा? F बराबर क्या है? के Q1 Q2 बटा r² है। देखिए अब इसका मान हमें निकालना है, तो देखिए जब इसको मान निकालेंगे तो बाटा वाला जो बराबर के उस पर किस प्रकार हो जाता है? अगर भाग में है तो गुना के रूप में हो जाएगा, तो ये इसको इधर खेल देते हैं। तो F बराबर क्या हुआ? r²। और फिर के और ई Q1 Q2 इसका मान निकलना है, तो इसको भी इधर खदेड़ देते हैं। अगर ये गुना के रूप में है तो इधर बराबर के इस बार भागा के रूप में हो जाता है, तो इसको हम भागा के रूप में लाएंगे। ये क्या हुआ? Q1 Q2। अब देखिए अब इसको इधर न लाएंगे तो हो गया F r² बटा Q1 Q2 बटा के, ये हो गया। अब देखिए जब के बराबर इतना हो गया तो F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। R का मतलब दूरी, दूरी को M से, M का मीटर, लेकिन ये वर्ग है तो इसका मात्रक भी क्या होगा? वर्ग होगा। फिर ये हो गया बट्टा, फिर Q1 आवेश है, आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। और आवेश कितना है? 2 तो 1 कूलॉम ये हुआ, 1 कूलॉम ये हुआ, तो हो गया देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। या फिर ऐसे भी हो जाएगा के बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलॉम स्क्वायर, ऐसे भी हो जाएगा। देखिए ये ऐसे भी हो जाएगा। तो के का मान निकल गया। के परावैद्युतांक है, स्थिर वैद्युत का नियतांक है, और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ये हमारा क्या हुआ? मात्रक निकल गया। और ये क्या है जी? शायरी है नहीं, हम ये मेरा नोट्स है, तो इसी में से संघर्ष किए बिना सफलता के दीदार नहीं होते, लगातार संघर्ष के प्रयास बेकार नहीं जाते, संघर्ष की ठोकरें खा खा कर ही इंसान सीखता है, संघर्ष की ठोकरें खा खा कर ही इंसान सीखता है, हर कोई जन्मजात होनहार नहीं होते। ठीक है, तो होनहार बनने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।
देखिए ये अगला टॉपिक, निर्वात की प्रावैधुकता। किसी माध्यम का वह गुण जो यह बताता है कि वह आवेशों के बीच लगने वाला बल या विद्युत क्षेत्र का कितना समर्थन या विरोध करता है, उसे उस माध्यम का प्रावैधुकता कहते हैं। और ये जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जाता है। निर्वात की प्रावैधुकता और विद्युतशीलता से क्या समझते हैं? प्रावैधुकता या विद्युतशीलता ये दोनों एक ही चीज है, बस केवल नाम का फर्क है। एनसीईआरटी में विद्युतशीलता दिया रहता है, लेकिन और अदर बुक में जो होता है प्रावैधुकता दिया रहता है। तो प्रावैधुकता क्या है? किसी माध्यम का वह गुण जो यह बताता है कि आवेशों के बीच लगने वाला बल या विद्युत क्षेत्र का कितना समर्थन या विरोध करता है, उसी को माध्यम का प्रावैधुकता कहते हैं। फिर निर्वात की प्रावैधुकता, ये है प्रावैधुकता होगा तो सिर्फ माध्यम का गुण होता है, लेकिन सीधे पूछ दिया है निर्वात की प्रावैधुकता क्या होगी। तो निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का मजबूत या कितना कमजोर होगा, यह निर्वात की प्रावैधुकता पर निर्भर करता है। और निर्वात की विद्युतशीलता या प्रावैधुकता को एप्सिलॉन नॉट से सूचित किया जाता है। जो हम ये एफ का जो मान है के बराबर के का जो मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी एप्सिलॉन नॉट को ही निर्वात की प्रावैधुकता कहते हैं। और उसका मात्रक क्या है? अब इसका मात्रक भी इसी फॉर्मूले से ही निकल जाएगा। तो जब हम के का मान ऐसे निकाले थे F(r²) बटा कूलम Q1 Q2 ये हो गया, लेकिन के का मान क्या होता है? के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है एप्सिलॉन नॉट हो गया। और इसी एप्सिलॉन को हम इधर भेजते हैं और इसको इधर भेजते हैं, तो ये उलट जाएगा। जब ये एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई तो ये नंबर मान हो गया, तो इसका ये तो नियतांक नहीं है, लेकिन ये 1/एप्सिलॉन नॉट होगा। और ये है F(r²) बटा Q1 Q2, लेकिन क्या करते हैं इसको भी उलट देते हैं। जब हम इसको उल्टेंगे तो यह भी उलट जाएगा ना, तो उलटने पर क्या होगा, ये हो जाएगा नीचे और ये हो जाएगा ऊपर। तो एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर हो गया और फिर Q1 Q2 और फिर F(r²). अब आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। तो आवेश कितना है? 2 तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन का मात्रक, ये हो गया कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक बताइए तो कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और प्रावैधुकता का मात्रक बताइए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये देखना ये दोनों उल्टा है, एक दूसरे के विपरीत है। फिर निर्वात की विद्युतशीलता या प्रावैधुकता का अन्य मात्रक क्या है? फैराडे पर मीटर, और ये जो है चैप्टर 2 में है, चैप्टर 2 में भी है। इसका अन्य मात्रक फैराडे पर मीटर भी होता है। गोलीय चालक की धारिता, और ये धारिता जो है ये भी चैप्टर 2 में ही पढ़ना है, और इसी फॉर्मूले से यह फैराडे पर मीटर निकल जाता है। तो गोलीय चालक की धारिता देखिए यहाँ पर निकाला गया है। हम इसका मान ज्ञात करें तो ये सब क्या जाएगा, ये सब इधर इसके नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आ गया तो ये हो गया संधारित्र कैपेसिटर यानी, और इसका मात्रक होता है फैराडे। और इसमें ये 4 पाई जो है ये क्या है? नंबर मान है, नियतांक नहीं है, तो इसका तो कोई मान होगा नहीं, निश्चित मान तो होगा नहीं। लेकिन आर का क्या है? मीटर होता है, तो फैराडे पर मीटर ऐसे, तो एप्सिलॉन बराबर फैराडे पर मीटर निकल गया। फिर निर्वात की विद्युतशीलता ई की बीमा निकालना है, ये हो गया बीमा। अब उसका मात्रक हम लोग क्या देखे थे कि कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए कूलम कितना है? 2 है, तो 2 80 और 1 80 ये हो गया। फिर न्यूटन के क्या होता है? MLT⁻² होता है, ये 11th में निकाला गया होगा। तो ये MLT⁻² हो गया, और मीटर स्क्वायर को L से लिखते हैं बीमा लिखने के लिए, लेकिन स्क्वायर है तो L², तो ये L² हो गया। और ये A² तो ये A² और फिर ये T²। फिर ये जो
माइनस में टी पर पावर माइनस, तो ये ऊपर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, तो इसमें जुट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये m नीचे है 1 है, तो इसका बीमा m पर पावर माइनस 1, l पर पावर माइनस 3, t पर पावर 4 और a पर पावर a का स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गई, बीमा हो गई। और ये सब जो है क्या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। और देखिए, और इनका मात्रक भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। फिर आ गया निर्वात की वैद्युतता, विद्युतशीलता का आंकिक मान। तो हम जानते हैं कि 1/4πε0 बराबर होता है इतना, लेकिन इसका मान ज्ञात करना है, तो ये इधर जाएगा और ये जो है इधर आ जाएगा, ऐसे ही हो गया है यहाँ। और फिर 1/4 और पाई का मान क्या होता है, 3.14 होता है, तो 3.14, फिर 9 गुने 10 को पावर 9, ये हो गया था। इसका सॉल्यूशन करने पर इतना मान आ जाएगा, तो आप लोग कर लीजिएगा। और क्या, अतः एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुने 10 की पावर 12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, या फिर ये हो गया फैराडे पर मीटर। संक्षेप में या संक्षिप्त रूप में, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर से फैराडे पर मीटर, फिर एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र तो m पर पावर माइनस 1, l पर पावर माइनस 3, t पर पावर 4, a पर पावर स्क्वायर, और इसका मान क्या होगा 8.84 गुणे 10 के पावर 12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। यदि बिंदु आवेश किसी माध्यम में हो तो उनके बीच लगने वाला कूलॉम बल क्या होगा, वो जो था निर्वात में था लेकिन अब माध्यम में लग रहा है, तो क्या होगा, यदि आवेश किसी बिंदु माध्यम में हो तो निर्वात की विद्युतशीलता का परावैद्युतता के स्थान पर उस माध्यम का परावैद्युतता ई आ जाता है, अर्थात F माध्यम बराबर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। फिर लेकिन एप्सिलॉन बराबर K इंटू एप्सिलॉन नॉट, और K को ई आर भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट R। फिर FM बराबर 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन बराबर माध्यम का परावैद्युतता, एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात की विद्युतशीलता, K बराबर माध्यम का परावैद्युतांक, इसे विशिष्ट परावैद्युतता सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अब आया माध्यम का परावैद्युतांक या सापेक्षिक विद्युतशीलता, तो माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता होता है, और इसका परिभाषा इसी से बन जाएगा, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, देखिए किसी माध्यम की विद्युतशीलता है बट्टा निर्वात की विद्युतशीलता है, तो इसी प्रकार से ये भी बन जाएगा, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की परावैद्युतता के अनुपात को किसी माध्यम का परावैद्युतता या सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ये इससे ही बन गया, किसी माध्यम की परावैद्युतता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, अर्थात ये हो गया माध्यम का और ये हो गया निर्वात का, तो ये हो गया। तब माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलॉम बल इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जब दो माध्यम में लगेगा तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि आवेश किसी माध्यम में हो और मात्रक का प्रति SI हो तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला कूलॉम बल ऐसे हो जाएगा। अब आया किसी माध्यम की परावैद्युतता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका भी मात्रक सेम ही होगा, इसका भी मात्रक सेम होगा, मतलब कि ये दोनों कट जाएगा, जब कट जाएगा तो ना इसका मात्रक रहा न इसका बीमा, तो ये मात्रकहीन एवं बीमाहीन होता है। किसी माध्यम का परावैद्युतांक के एप्सिलॉन नॉट का मान अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, जो ये एप्सिलॉन नॉट था और के, इसका मान जो होता है बदलते रहता है।
एक से अधिक होता है और अनंत के बीच होता है, अर्थात एक कुचालक माध्यम के लिए परावर्तनांक एक से अधिक होता है। और ये पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव में रहता है। और ये जो है एप्सिलॉन नॉट एक अदिश राशि है। और ये क्या हुआ, माध्यम हुआ, और ये परावर्तनांक हुआ। अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। तो शुद्ध जल के लिए 80 या 81 होता है, लेकिन ज्यादातर 80 ही रहता है। और ये भी हो सकता है। और धातु का अनंत होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हवा का लगभग 1 होता है, कांच का 3 से 4 के बीच, अभ्रक का 3 से 6 के बीच, और मोम का 2 से 3 के बीच, रबर का 6.7। लेकिन ये सब नहीं होता है। अधिकांशतः ऑप्शन में शुद्ध जल का पूछ देगा, धातु का परावर्तनांक पूछता है, और हवा का पूछता है। बस इतने का ही। हम जानते हैं कि निर्वात में 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल मात्रक एसआई हो तो इतना बल लगता है। एसआई प्रति में एफ निर्वात में बल का मान कितना होता है, इतना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 के 2/r²। और इसको समीकरण 1 मान लिया गया। तथा किसी माध्यम में 2 आवेशों के बीच लगने वाला कूलॉम बल में मात्रक प्रति एसआई है। जब एसआई है तो इसका जो परावैधुता है वो भी नीचे आ जाता है। और इसको समीकरण 2 मान लिया गया। समीकरण 1, 2 का मान रखने पर 1/k और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, निर्वात हो गया। देखिए ये निर्वात के लिए इतना मान हुआ, और लेकिन माध्यम के लिए इतना 1/k एक एक्स्ट्रा आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पर f निर्वात लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो ये f निर्वात हो गया। और जब k को इधर भेजेंगे तो k गुने f माध्यम हो जाएगा। और फिर क्या, k का मान केवल निकालना है तो f निर्वात यह रह जाएगा और f माध्यम नीचे आ जाएगा। तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक f निर्वात, मतलब निर्वात में बल और किसी माध्यम में लगा बल के समानुपात, क्या बोलते हैं, अनुपात होता है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात में आवेशों के बीच लगा बल बटे किसी माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाला बल के अनुपात को किसी माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। और ये रहा इसका सदिश रूप, कूलॉम के नियम का सदिश रूप कैसे लिखा जाता है। और जो मैथ में चैप्टर है वेक्टर में आता है ये सदिश पढ़ने वाला। तो सदिश रूप में कैसे लिखना, जब किसी भी चीज पर कैप लग जाता है, ये क्या है, कैप है, तो इसका मान 1 होता है। तो इसको सदिश रूप में लिखने के लिए f बराबर 1/4 पाई q1 q2/r² हो जाएगा, लेकिन r का पर कैप लग जाएगा, और जहां r बराबर एकांक सदिश होगा। और चूंकि क्या होता है, कैप का भी सूत्र होता है, अगर r कैप हो गया तो इसका सूत्र हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा वेक्टर r बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर r, ऐसे हो जाएगा। और लेकिन मॉडुलस में कोई भी चीज लग जाए तो इसका मान उतना ही होता है। तो इसमें कैफ r की जगह पर यह मान आ जाएगा। जब आ जाएगा तो इसका गुना इधर हो जाएगा, तो ये r² है तो r³ हो जाएगा, और ये r बच जाएगा। तो यही ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अगर पूछेगा कि कूलॉम के नियम का सदिश रूप, कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 और इधर r³ इनटू वेक्टर r, ये हो गया। अगर वेक्टर न देकर कैप r रहे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया कूलॉम के नियम का सदिश रूप। इस प्रकार से हमने कूलॉम के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, चाहे उसके मात्रक को, परावैद्युतांक को, जितना भी होता है, ये सब कुछ हमने क्या किया, पढ़ लिया। देख लीजिए, ये तो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सॉरी आज हम क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे, कल देंगे। देखिए इसमें क्या क्या आपको याद रखना है कि कूलॉम का नियम होता क्या है।
कूलॉम के नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा आवेश की दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती होता है। और कूलॉम का नियम क्या हो गया, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आया इसमें कौन कौन जो है शब्द है उसका मतलब क्या होगा, और के का मान क्या होगा 9 × 10⁻9। ये याद रखना। देखिए आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन चीज आपको याद रखना है। ये तो कूलॉम का नियम है, हमेशा याद रखना है। ये एक हो गया, और इसका मान जो होता है ये हो गया। फिर इसका मात्रक, ये इसका मात्रक याद रखना है आप लोग को, क्या ये मात्रक। और फिर ये परिभाषा भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। फिर आपको ये सब तो याद ही रखने वाला है, कौन सब याद रखना पड़ेगा। और ये मात्रक हो गया, और फिर ये सब का संक्षिप्त रूप एक यहाँ दे दिया गया है। और ये सब तो इसका बीमा हो गया, ये खुद से देखिए संक्षेप में ये है, ये सब याद कर लीजिए। अगर आपको ये याद हुआ तो समझ लीजिए आपको 4 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ये संक्षेप में ही एक जगह हो गया है। फिर पूछा जाएगा इसका सदिश, इसका मात्रक, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, बीमाहीन और मात्रकहीन होता है। और ये तो परिभाषा हो गया, तो इसको भी आपको पढ़ना है। मतलब कि क्या आपको सब पढ़ना है। और इसमें माध्यम के परावैद्युतांक ज्ञात करने के लिए शुद्ध धातु, धातु, हवा और कांच का भी याद रख सकते हो आप लोग, तो ये आपको याद रखना है। फिर कूलॉम के नियम का सदिश रूप आपको याद रखना है। ये हो गया कूलॉम के नियम का सदिश रूप, और यही आप लोगों को याद रखना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।